समय हमेशा की तरह चलता है और दुनिया फिर कभी वैसी नहीं होगी। इसका कारण वैश्विक आपदाओं में नहीं है, बल्कि उन राक्षसों में है जो जाग गए हैं। हाल ही में राक्षस अधिक से अधिक बार दिखाई देने लगे। इस तरह के अचानक प्रकट होने का कारण एक अंधेरा मीनार था। लोगों के बीच इसे डेविल्स टॉवर उपनाम दिया गया था। मीनार राक्षसों की दुनिया और मानव दुनिया के बीच एक तरह के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है, और यह उनके लिए शक्ति के स्रोत के रूप में भी कार्य करती है। मीनार का नाम इस तथ्य से आया है कि इसकी विजय इसके विजेता के लिए अनकही संपत्ति और शक्ति लाएगी। मीनार के सभी 999 स्तरों को पार करने के बाद आपको शक्ति, धन, शक्ति और वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। लेकिन एक बात है, मीनार देवताओं और राक्षसों द्वारा नियंत्रित है, जो बिन बुलाए मेहमानों से खुश नहीं है। कई देशों के अधिकारियों ने अपने लोगों को मीनार को जीतने और वश में करने के प्रयासों से बचाने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास केवल लोगों को बार-बार मीनार को जीतने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मीनार के अस्तित्व के 5 वर्षों तक लोग इसे जीतने में असमर्थ थे। इसका कारण देवता और राक्षस थे, जिन्होंने इसे जीतने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को नष्ट कर दिया। लेकिन फिर एक दिन एक आदमी दिखाई दिया जिसने मीनार को चुनौती देने और छठे 100वें स्तर को जीतने का फैसला किया, और जाहिर है कोई भी उसे रोक नहीं सका। मीनार और आदमी के बीच के रास्ते में मानव जाति के 9 चुने हुए लोग दिखाई दिए, जिन्होंने अजनबी को मीनार पर विजय प्राप्त करने से रोकने का फैसला किया। उनका नाम स्टार 9 था। जादू और देवता के लिए धन्यवाद, उन्हें अथाह शक्ति मिली, जिसे उन्होंने उसे रोकने के लिए अजनबी के खिलाफ मोड़ने का फैसला किया। अजनबी ने डेथ स्टार वर्तनी का उपयोग करने का फैसला किया, जिससे 9 लोगों की मौत हो सकती थी। और हालांकि अजनबी के पास मजबूत जादू नहीं है और वह स्टार 9 में से एक नहीं है, वह लोगों के बीच सबसे मजबूत जादूगर बन गया है। उसका नाम चा जिन ह्युक है, जिसने बुराई का पक्ष लिया है। वह लोगों की तुलना में राक्षसों में से एक की तरह है, जिसके पास विनाश की शक्ति है। वह मृत्यु का दूत है। मृतकों की सेनाओं को बुलाकर वह निस्संदेह अपने आदेश पर मरे हुए लोगों की सेना के साथ खुद को एक दिव्य शवदाहक कह सकता है। हयुक को मीनार को जीतने के लिए केवल अधिक शक्ति की आवश्यकता है, और कोई भी और कुछ भी उसे रोक नहीं सकता है। स्टार 9 वह बल है जो ह्युक को मीनार पर विजय प्राप्त करने और उसके मरे हुए लोगों से निपटने से रोक सकता है। पूरी मानव जाति और खुद को धोखा देने के लिए चाजिन को मौत की सजा दी गई थी। हायुक को अभी यह समझने लगा कि वह अकेले समूह के सदस्यों का सामना नहीं कर सकता था। 9 लोगों ने चाजिन को एक बार और हमेशा के लिए समाप्त करने का फैसला किया, अर्थात अपनी सभी सेनाओं के साथ एक साथ, जिन पर हमला करके उसे मार डाला। 9 लोगों ने उसे टॉवर वर्ल्ड में नष्ट कर दिया। हेक को मानवता का गद्दार माना जाता था, हालांकि यह केवल एक किंवदंती थी और वास्तव में वह था जिसे चोटें लगी थीं। हेक ने हर कीमत पर लौटने और 9 के साथ बराबरी करने और उन्हें एक बार और हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खाई। वह फिर से लौटेगा और सभी के सामने साबित करेगा कि वह शैतान के मीनार को जीतने के लिए नियत पुरुषों में सबसे शक्तिशाली है। इसे नियंत्रित करने वाले राक्षसों और देवताओं से लड़ने के लिए आपको मीनार के स्तरों को फिर से पार करने की आवश्यकता होगी। चाओजिन घर पर बिस्तर पर जाग गया। उसे तुरंत एहसास नहीं हुआ कि वह कहां है, और स्टार 9 से बदला लेने की धमकी देता रहा। जागते हुए और कंबल फेंकते हुए ह्यूक ने जल्दी से चारों ओर देखा और महसूस करने लगा कि वह अब मीनार में नहीं था, और यह शरीर वह नहीं था जो वहां था। जीन को आश्चर्य हुआ कि क्या युद्ध और विश्राम के स्थानों के बीच जाने का गुप्त कौशल काम कर गया था। यह पता चला है कि हयुक में लंबे समय से आत्माओं को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का कौशल रहा है, जो उसे जीवित रहने की अनुमति देता है, भले ही शरीर को शारीरिक रूप से मार दिया गया हो। जैसा कि हयुक ने सोचा कि वह अभी भी दक्षिण कोरिया में है, और कौशल ने उसे समान विशेषताओं के साथ एक नए शरीर में महारत हासिल करने की अनुमति दी। एक अजीब भावना उसके मन में आ गई। वह सोचने लगा कि अगर वह अकेला होता तो वह 600वां स्तर अकेले ही पार कर लेता। स्टार 9 ने मदद करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने विश्वासघात के विकल्प का अनुमान नहीं लगाया, और इसके लिए उन्हें पीठ में एक मजबूत झटका लगा। मृत्यु का कारण पलाडिन का प्रकार और कार्मेन पेलिन था, जो समूह के सभी सदस्यों को नियंत्रित करता था। कार्मेन खुश थे और डेथ स्टार पर केवल मृत्यु की कामना कर रहे थे, भले ही इससे उन्हें अपने स्तर तक पहुंचने में मदद मिली। जो भी हो, उन्हें बस एक शानदार जीत और टीम की सभी विफलताओं के लिए किसी को दोषी ठहराने की जरूरत थी। उनके हाथों में जो बात आई वह यह थी कि समूह के सदस्यों में ह्युक का दोस्त था। उनका नाम चॉय क्युंग हून था। अगर उन्होंने उसे छठी 100वें स्तर को पार करने के लिए बुलाया होता तो ह्युक को खत्म करने की संभावना बहुत कम होती। लेकिन सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था। एक साथ वे उन लोगों के उद्दत समूह के खिलाफ खड़े हो सकते थे जो सोचते थे कि वे मानवीय एकजुटता से कुछ ऊपर हैं। एक बार गणना करने के बाद हायुक ने वापसी करने और किसी भी कीमत पर उन सभी से बदला लेने का वादा किया था। दुश्मन के हमलों से बहुत अधिक खून बहने और कई घावों को प्राप्त करने के बाद जिन ने केवल दोहराया कि यह उनकी बैठक का अंत नहीं था। होश खोने के बाद कौशल ने काम किया और ह्युक को एक नए शरीर में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि पुराना पहले से ही निर्जीव था।
तीव्र दर्द को महसूस करते हुए ह्यूग को आत्माओं के स्थानांतरण को पूरा करने की ताकत मिली। मुझे उन्हें अपने राक्षसों में बदलना होगा ताकि वे जान सकें कि उनमें से सबसे मजबूत को कैसे धोखा देना है। 4 जून के विचार उसके फोन की आवाज से बाधित हो गए और वह अपने विचारों से विचलित हो गया, यह देखने के लिए कि वहां क्या था। हाथ में फोन लेने पर उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। जाहिरा तौर पर उन्हें इस तरह का कुछ पकड़े हुए काफी समय हो गया था, लेकिन जब उसने फोन की स्क्रीन को देखा तो जो उसने देखा उससे वह काफी हैरान था। फोन पर तारीख 13 मई 2023 थी, जिसका अर्थ था कि 9 लोगों के साथ बैठक को 10 साल बीत चुके थे। उस पल से एक पल बीत गया, लेकिन यह पता चला कि 10 साल पहले ही बीत चुके थे। अजीब। जाहिरा तौर पर नई क्षमता को दोष देना है, लेकिन यह किस तरह की क्षमता है और क्या मैं इसका उपयोग मीनार के बाहर कर सकता हूं? पीछे मुड़कर देखते हुए हयुक ने एक मक्खी को देखा जो उसके आराम को परेशान कर रही थी और उस पर अपनी क्षमता का परीक्षण करने का फैसला किया। एक पल में मक्खी जिनकी हथेली पर मर गई, लेकिन इसके बाद इसका क्या करना है यह स्पष्ट नहीं था। ह्यूग ने एक नेक्रोमैंसर को बुलाकर कौशल का परीक्षण करने का फैसला किया, लेकिन मक्खी गतिहीन रही। कई प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला, जिससे हयुक बहुत क्रोधित हो गया। उसके रोने के बावजूद केवल फोन ने अपने मालिक की आवाज अनुरोधों का जवाब दिया, लेकिन मक्खी मर गई थी और जीवन के कोई संकेत नहीं दिखाए। इस तथ्य से सहमत होने के बाद कि उनके शरीर में 1 ग्राम भी मन नहीं था, जिन इस तथ्य के बारे में सोचने लगे कि उन्हें बिना क्षमताओं के मीनार पर विजय प्राप्त करनी होगी। 10 साल बीत चुके हैं और यह देखने लायक होगा कि स्टार 9 के साथ चीजें कैसी चल रही हैं, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है। समाचार फीड को देखते हुए जिनने पाया कि 9 वांटेड अपनी पिछली बैठक के बाद से केवल 200 स्तरों में महारत हासिल करने में कामयाब रहे थे। बिना समय बर्बाद किए ह्यूग ने प्रशिक्षण के लिए मीनार पर जाने का फैसला किया। उसके बिना प्रशिक्षण व्यर्थ था और हालांकि छा समझ गया था कि शरीर वह नहीं था जो वह था, डेथ स्टार का कौशल उसके पास बना रहा। मीनार आत्मा में स्थित थी और चा के लिए इसे ढूंढना मुश्किल नहीं था ताकि वह जल्दी से सबसे मजबूत बन सके और अपनी मौत का बदला ले सके। पहाड़ की तलहटी में कई नए लोग थे, इसलिए किसी ने ह्यूग पर ध्यान नहीं दिया, जो भीड़ से विशेष रूप से अलग नहीं था। नवागंतुकों ने बस मजबूत और अमीर बनने का सपना देखा, लेकिन शायद जिन केवल इतने सारे रहस्यों और कहानियों के स्थान के बारे में चिंतित थे, जिसे टॉवर उपनाम दिया गया था। टावर के सभी स्तरों को पूरा करने के बाद ह्यूग को वह सब कुछ मिल सकता है जो वह चाहता था, लेकिन फिर भी उसे प्रशिक्षित करना पड़ा। पहले स्तर पर जैसा कि अपेक्षित था, प्रवेश द्वार पर वर्ग परिवर्तन के लिए दूध का मकबरा था, लेकिन यह केवल स्तर 10 के बाद उपलब्ध था, इसलिए किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत काम करना था, इसलिए देरी करने का कोई मतलब नहीं था। हयाक अपने प्रयासों के लिए इनाम की प्रतीक्षा कर रहा था, जब वह मीनार के सभी स्तरों पर विजय प्राप्त करेगा और कैसे हर कोई उससे ईर्ष्या करेगा। यह उनकी प्रतिष्ठा के बारे में सोचने लायक भी होगा, जो छा जिनके हाथों में होगी। इस विचार ने उनके दिमाग को नहीं छोड़ा और फिर एक आवाज सुनाई दी जिसने नवागंतुकों को सूचित किया कि मीनार का प्रवेश द्वार खुला है और वे प्रशिक्षण शुरू कर सकते हैं। पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना आवश्यक था, जो कि छा जिन ने किया। खैर, स्टार 9 के लिए बदला लेने के रास्ते पर आगे खड़ी मेहनत थी। द्वार ने टावर के नए विजेता के रूप में छा जिन का स्वागत किया। 5 साल बीत गए, नहीं, जाहिर तौर पर यहां फिर से आने और घमंडी लोगों के इस दयनीय समूह के लिए बदला लेने का अपना रास्ता शुरू करने के लिए 15 साल बीत गए। विजेता की आंखों के सामने एक प्रशिक्षण क्षेत्र खुल गया, जिसका अर्थ था कि यह प्रशिक्षण शुरू करने और मीनार को जीतने के लिए कौशल प्राप्त करने का समय था। और हालांकि खुद को यहां फिर से ढूंढना अप्रिय था, सभी विजेताओं को पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। शुरू करने से पहले ह्यूग ने अपनी विशेषताओं और कौशल की जांच करने का फैसला किया और उसके बाद ही प्रशिक्षण शुरू किया। इसे हल्के में रखने के लिए विशेषताओं ने ह्यूग को थोड़ा परेशान किया, लेकिन पेटू विशेषता ने वास्तव में उसे दिलचस्पी दी। हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि यह उसे क्या देगा। जिन ने यह तर्क दिया जिनने तर्क दिया कि ये विशेषता उसे शरीर के साथ सौंपी गई थी, जिसकी विशेषताएं उसके पिछले शरीर से बहुत भिन्न थीं। चूंकि उसके नए शरीर में ऐसी विशेषताएं हैं, इसलिए उन्हें तुरंत बढ़ाना और साथ ही नई विशेषताओं की जांच करना उचित है। प्रशिक्षण शुरू हुआ और पहली चीज जो ह्यूग पर उड़ी वो एक जादुई तीर का जादू था, लेकिन उसके लिए इसे रोकना आसान था क्योंकि अपनी स्टार्स की बदौलत उसने तीरों को उड़ने से पहले ही देख लिया था। तीरों की संख्या बढ़ती गई और उनके हमले को रोकना अधिक कठिन होता गया। उन्हें चकमा देना अधिक से अधिक कठिन होता जा रहा था, जिससे चा जिन थोड़ा चिंतित हो गया। थोड़ा और वो मुकाबला कर लेगा, लेकिन अनगिनत तीरों ने उसके शरीर को छेद दिया और उसके शरीर पर खून बहने वाले घाव छोड़ दिए। जैसे ही वो शुरुआती बिंदु पर पहुंचा, ह्यूग शक्ति खो रहा था, लेकिन उसने बदला लेने के अपने उत्साह के कारण खुद को संभाले रखा। प्रशिक्षण प्रणाली ने उसके शरीर को ध्यान में रखा और उसे ठीक कर दिया ताकि वो प्रशिक्षण जारी रख सके। किसी भी कीमत पर प्रशिक्षण जारी रखना और टावर की मंजिलों की विजय प्राप्त करना आवश्यक था।
लेकिन बिना सोचे समझे दौड़ने का कोई मतलब नहीं था और चा जिन ने अपनी प्रशिक्षण रणनीति बदलने का फैसला किया और उसने अपने शरीर से खोए हुए खून पर पेटूपन आजमाने का फैसला किया ताकि देखा जा सके कि क्या होता है। यह विशेषता अच्छी है क्योंकि इसकी मदद से आप हर मृत चीज को सोख सकते हैं और उसे अपना बना सकते हैं या अपने शरीर में सोख सकते हैं। पेटूपन जादू का उपयोग करके ह्यूक अनुभव और उपलब्धि अंक प्राप्त करेगा। जादू का उपयोग करने से विशेषताएं थोड़ी बढ़ जाती हैं, जिसका अर्थ है कि आप सेटिंग्स में ज्यादा गहराई तक जाए बिना उन्हें बढ़ा सकते हैं। भले ही प्रशिक्षण 1 सप्ताह तक चले, ह्यूक को अभी भी अपनी विशेषताओं में सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन पेटूपन जादू का उपयोग करके जैसे जैसे उसने प्रशिक्षण जारी रखा, उसने खून बहने के माध्यम से स्तर बढ़ाने की बेहतर संभावना प्राप्त करने के लिए अपने शरीर में अधिक से अधिक तीर लिए। 1 महीना बीत चुका है और विशेषताओं को देखना उचित है, शायद वे पहले ही बढ़ गए होंगे। गेट खुल गया, जिसका मतलब था कि प्रशिक्षण समाप्त हो गया था, जिससे ह्यूक खुश था। घाव ठीक हो गए और लंबे समय से प्रतीक्षित अधिसूचना दिखाई दी कि प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। एक सूचना ये भी थी कि कुछ देवता और राक्षस उसमें रुचि रखते थे, केवल वे गायब थे। ह्यूक को उनकी आवश्यकता नहीं थी, उसे अतिरिक्त आंखों की आवश्यकता नहीं थी। अब यह स्पष्ट है कि उसकी देखभाल कौन कर रहा है। वो बाल था, बुराई का शासक, लेकिन वो ह्यूक से क्या चाहता था? एक बार फिर यह राक्षस ह्यूक का पीछा कर रहा है ताकि उसे अपना प्रेरित या शिष्य बना सके। फिर भी वो उपयोगी था क्योंकि ये बाल ही था जिसने आत्माओं को स्थानांतरित करने की क्षमता दी थी। ह्यूक के विचारों ने राक्षस को मोहित कर लिया और वो अपने भावी छात्र की हरकतों को ध्यान से देखता है। बाल के अलावा अन्य राक्षसों ने भी जिनको ध्यान से देखना शुरू कर दिया और इससे वो क्रोधित हो गया। टावर में छापे के आगे के विकास को देखने की पेशकश करके ह्यूक उन राक्षसों को चुप कराने में कामयाब रहा जो उसका सिर घुमा रहे थे। बाल जिनसे नाराज था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और विशेषताओं को देखता रहा। प्रशिक्षण के इनाम पर एक नजर डालने का समय आ गया है क्योंकि ह्यूक का खून व्यर्थ नहीं बहा था। खैर, विशेषताओं में वृद्धि हुई है, लेकिन इस वृद्धि में बहुत प्रयास लगा। चूंकि मैं प्रशिक्षण के दौरान अपनी माना बढ़ाने में कामयाब रहा, इसलिए ऊपर की मंजिलों पर विजय प्राप्त करने के लिए इसे और बढ़ाना उचित होगा। उस प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद जो उसने पूरा किया था। ह्यूक ने एक नई विशेषता खोजी थी, लेकिन ये क्या थी ये उसे अभी पता लगाना था। उसे एक अजीब एहसास हुआ और उसने धीरे धीरे अपने पुराने शरीर को महसूस करना शुरू कर दिया। वो खासियत बहुआयामी निकली, लेकिन जिन अभी तक नहीं समझ पाया था कि इसका क्या करना है। बहुमुखी प्रतिभा ने युद्ध के दौरान विशेषताओं में वृद्धि और हमलों और बचावों को समायोजित किया। यह विशेषता बाद में राक्षसों और देवताओं के समकक्ष एक अच्छा खिताब दे सकती थी। दुष्ट भगवान ह्यूक के आंकड़ों के बारे में उत्सुक हो गया, लेकिन उसे उनकी आवश्यकता क्यों होगी? ह्यूक ने दुष्ट भगवान को उसके साथ चलने की पेशकश की, जिससे राक्षस को दिलचस्पी हुई। बाल ने के साथ जाने के निमंत्रण पर खुशी से प्रतिक्रिया दी, लेकिन पूछा कि क्या वो उसके साथ जा सकता है या ये मजाक था। आगे एक कमरा था जो अगले प्रशिक्षण सत्र का स्थल हो सकता था। उम्मीद के मुताबिक कमरा वास्तव में प्रशिक्षण के लिए एक जगह निकला, लेकिन पिछले वाले की तुलना में बहुत अधिक कठिन। इस कमरे में विजेता को पहले से ही हमलों को रोकने के लिए हथियारों का उपयोग करने की पेशकश की गई थी। चाहे जो भी हो, ह्यूक ने हथियारों की तुलना में जादू को प्राथमिकता दी। जादू की मदद से कई हमलों को रोकना भी याद रखने लायक था। तीर और धनुष इसमें मदद करेंगे। शुरू करने का समय आ गया था और ह्यूक ने प्रशिक्षण शुरू करने के लिए लक्ष्य उत्पन्न करने का आदेश दिया। अपनी बहुआयामी प्रकृति के कारण वो अब इन लक्ष्यों और कई हमलों से नहीं डरता था। इस विशेषता को कार्रवाई में परखने का समय आ गया था। काफी नहीं था और सिस्टम ने नए लक्ष्य उत्पन्न करना शुरू कर दिया, लेकिन पिछले वालों से ज्यादा मजबूत। सिस्टम ने क्लास चयन के बारे में एक सूचना भेजी, लेकिन ने ध्यान नहीं दिया और एक के बाद एक लक्ष्य को मारना जारी रखा। लक्ष्य और अधिक संख्या में और मजबूत होते गए, लेकिन यह व्यर्थ था। लक्ष्यों ने जिन पर हमला किया, लेकिन उसने शांति से अपने कौशल से उनका मुकाबला किया। अपने धनुष और स्टील की तलवार से लक्ष्यों को मारा। ह्यूक ने सिस्टम से और अधिक मजबूत विरोधियों की मांग की। उसने लक्ष्यों पर एक के बाद एक वार किया और वे विजेता का विरोध करने का कोई मौका न पाकर कमरे के फर्श पर हार कर गिर पड़े। करीबी मुकाबले में लक्ष्यों के पास जिनको मारने का कोई मौका नहीं था और वह इसे समझ गया। उसने लंबी दूरी का हमला करने का फैसला किया, जो प्रभावी साबित हुआ। सिस्टम ने इस स्तर पर सबसे मजबूत लक्ष्य उत्पन्न किए, लेकिन वे भी ह्यूक के सामने बेबस थे। खैर, नियमित हथियार इतने रोमांचक नहीं थे और ने हर कीमत पर जादू करने का फैसला किया। एक प्राचीन जादुई छड़ी को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसने जादू से जादुई तीर मंत्र का उपयोग करके बाकी लक्ष्यों को आसानी से निपटा दिया। लक्ष्य युग के करीब आने से बहुत पहले ही हिट हो गए थे। यह सुविधा काफी अच्छी निकली, लेकिन क्या सारी शक्ति का प्रयोग किया गया? प्रशिक्षण समाप्त हो गया है और विजेता को एक नई उपलब्धि मिली है। अब वह कोई भी हथियार चला सकता था और साथ ही सर्वशक्तिमान बन सकता था। सिस्टम ने मल्टी क्लास चुनने की पेशकश की, लेकिन विजेता की कुछ और योजनाएं थीं।
फिर ह्येक ने इस मल्टी क्लास को एक उपवर्ग के रूप में चुनने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने उसे मना कर दिया। दुर्भाग्य से उपवर्गों को केवल 100वीं मंजिल के बाद ही चुना जा सकता है, लेकिन चाजिन ने कुछ और करने का फैसला किया। फिर उसने एक उपवर्ग को अनलॉक करने के लिए उपलब्ध अंकों का उपयोग करने का फैसला किया। सिस्टम एक नौसिखिए के ऐसे सवाल से हैरान था और उसने उसे उपलब्ध अंकों के बदले इनाम के तौर पर अंक चुनने की पेशकश की, चाहे कहीं भी। ह्येक को इसके बारे में पता चला। उसने तुरंत एक उपवर्ग खोलने के लिए 5000 अंक बदलने की मांग की। सिस्टम ने उसके प्रस्ताव पर विचार किया, लेकिन उपवर्ग खोलने के लिए 5050 अंकों की आवश्यकता थी। खैर, ह्यूग को अतिरिक्त अंकों के लिए बॉल की ओर रुख करना होगा। बॉल को अपनी पहचान बताने के लिए कहकर ह्यूग को एक उपलब्धि और अतिरिक्त अंक मिले। उपलब्धि अर्जित की गई और अंकों की बदौलत वह उपवर्गों को अनलॉक करने में सक्षम था। आखिरकार प्रशिक्षण समाप्त हो गया और सिस्टम ने जिना को विजय शुरू करने के लिए टॉवर की पहली मंजिल पर ले जाना शुरू कर दिया। सत्य का क्षण आ गया है, अर्थात स्टार 9 के खिलाफ बदला लेने का मार्ग शुरू करने का समय आ गया है और सिस्टम ने अपने पहले स्थानांतरण स्थान के रूप में कोरोला वन को चुना। यह स्थान कोबोल्ड्स का पसंदीदा निवास स्थान था। नवागंतुकों के समूह को देखकर कोबोल्ड्स तुरंत युद्ध में कूद पड़े, जिससे मनुष्यों को स्तब्ध कर दिया गया। लेकिन तभी खुले पोर्टल से ह्यूग प्रकट हुआ और तुरंत हमलावरों पर झपटा। जैसा कि उम्मीद थी, चाजिन ने कोबोल्ड्स को आसानी से मार डाला। नए आने वाले कोबोल्ड्स तुरंत हमले पर चले गए, यह नहीं जानते हुए कि वे बर्बाद हो चुके हैं। ह्यूग यह जानने में दिलचस्पी रखता था कि उनकी आत्माएं उसे क्या देंगी और उसे उनके लिए क्या मिले। एक वार से कोबोल्ड हार गया, जिससे पास के नवागंतुक प्रसन्न हुए। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि एक नौसिखिया इस तरह से हमला कर सकता है और टॉवर की इतनी छोटी मंजिल पर सबसे अधिक संभावना है कि शक्ति उसकी छड़ी में थी। लेकिन कोई भी यह नहीं मान सकता था कि हमलावरों पर इतनी जल्दी और बिजली की गति से हमला करना संभव था। एक नौसिखिए ने सुझाव दिया कि वे ह्यूग के शक्तिशाली हमले की प्रशंसा करते हुए साथ में जारी रखें, लेकिन यह सब व्यर्थ था। ह्यूग पहले ही एक बार समूह पर भरोसा कर चुका था और इसकी भारी कीमत चुकाई थी, इसलिए उसने उसे हस्तक्षेप न करने के लिए कहा। उसने किसी भी नवागंतुक को कोबोल्ड्स को न छूने का आदेश दिया, अन्यथा वे उसका लक्ष्य बन जाएंगे। नवागंतुकों ने दिखाने की जहमत नहीं उठाई और टॉवर के अजीब विजेता से जल्दी से दूर जाने का फैसला किया। क्या पता वह और क्या लेकर आ जाए। कोबोल्ड्स के साथ अकेले छोड़े जाने पर चागिन ने तुरंत उन पर बार बार हमला करना शुरू कर दिया। कोबोल्ड्स अपने साथी का बदला लेने के लिए उत्सुक थे और हुक पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, यह सोचते हुए कि वे उसे पल भर में हरा सकते हैं। ये 2 कोबोल्ड उसके पास से दीवार से गेंद की तरह उड़ गए। वे उसके लिए असमान प्रतिद्वंद्वी थे। बिजली की तेजी से हमला करते हुए ह्यक ने एक और कोबोल्ड का अंत कर दिया, जिससे बचा हुआ आश्चर्यचकित हो गया। कोबोल्ड का उत्साह और अजनबी पर हमला करने की इच्छा कहीं गायब हो गई। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। उन्होंने जल्दी से दुश्मन से दूर जाने का फैसला किया, लेकिन ह्यूग की कुछ और योजनाएं थीं। छड़ी उठाते हुए उसने भागते हुए कोबोल्ड पर एक जादुई तीर चलाया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। एक और तीर भागते हुए आदमी को चीरता हुआ निकल गया और उसने अपना दम तोड़ दिया और वह अब कुछ नहीं कर सका। खोज पूरी करने के लिए 10 कोबोल्ड को मारना आवश्यक था, लेकिन जिन उन सभी को, यहाँ तक कि 10 को भी, उनके पूरे परिवार को भी मिटाने के लिए तैयार था। और तभी उसे यह विचार आया, क्या होगा अगर उसने बहुत सारे कोबोल्ड को मार डाला और मॉन्स्टर स्लेयर उपलब्धि प्राप्त कर ली। यह विचार बुरा नहीं था, लेकिन मृत शरीरों का कुछ करना था और विजय जारी रही। खैर, अब उन प्राणियों पर लालच का परीक्षण करने का समय है जो कभी जीवित थे, जबकि कोबोल्ड की आत्मा को अवशोषित किया जा रहा था। ह्यूग को अचानक अपने दिमाग में मारे गए आदमी के पिछले जीवन का एक दृश्य दिखाई दिया। इसके अलावा शक्ति को अपने शरीर में खींचकर वह कोबोल्ड की भाषा को समझने लगा, जो भविष्य में उसके लिए उपयोगी होगी। योद्धा का खिताब प्राप्त करने के लिए विशिष्टताओं को देखने का समय था और यक ने तुरंत उन्हें जांचना शुरू कर दिया। वह काफी हैरान था। विशेषताएं काफी बढ़ गई थीं और इतनी महत्वपूर्ण हो गई थीं कि आप आसानी से 10वीं मंजिल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष रूप से उसकी कक्षा पिछली परीक्षा की यादों के साथ समायोजित होने लगी। उन्होंने टॉवर विजेता को कोई शांति नहीं दी और कभी कभी उसे परेशान भी किया। उसने ऐसे लोगों को देखा जो कोबोल्ड द्वारा पकड़े गए थे और उन्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इसका क्या मतलब था? और यहाँ एक छड़ी के साथ एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। जाहिर है यह कोबोल्ड का स्वामी था। चाजिन को उसी की जरूरत थी। कोबोल्ड स्वामी एक राक्षसी लहर के साथ हमला कर सकता है और इसका उपयोग काफी अच्छी तरह से स्तर बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जिसने ह्यूग को खुश किए बिना नहीं छोड़ा। वह अकेले राक्षसों का सामना नहीं कर सका और उसने अपने राक्षसों को बुलाने का फैसला किया। उसके पास उन कोबोल्ड को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिन्हें उसने नए राक्षसों से लड़ने के लिए हराया था। मारे गए कोबोल्ड उसके सामने ऐसे उठे जैसे उन्होंने 1000 वर्षों तक उसकी सेवा की हो। अब सम्मन जादू के साथ ह्योकू को नेक्रोमेंसर वर्ग सौंपा गया था, जो उसके फायदे का था, लेकिन कुछ ने उसे बताया कि पहली मंजिल पर वह अधिक उपयुक्त वर्ग में बदल सकेगा।
ह्यूग का ध्यान एक दूर देख रहे कोबोल्ड से भटक गया, जिसमें उसके मालिक को कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती थी। इसका एक कारण था, और यह जंगल के पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। वहां चाजिन के अगले शिकार कोबोल्ड थे। खैर, अब इन गरीब लोगों पर अपने सैनिकों को आजमाने का समय है। एक पल भी नहीं बीता और हमलावरों के सभी कोबोल्ड विजेता के सैनिक बन गए। और फिर पेड़ों के बीच उसने एक ऐसी जगह देखी जहां वह कभी गया था। यह एक छोटा सा घर था जहां ह्यूग अपने पिछले जीवन में एक से अधिक बार जा चुका था। सौभाग्य से यहां कोई नहीं आया और सब कुछ वैसा ही था जैसा 15 साल पहले था। जिज्ञासु सैनिक भी वहां थे, लेकिन उन्होंने उसे परेशान किया और उसने उन्हें बाहर इंतजार करने का आदेश दिया। मंजिल के केंद्र पर प्रहार करते हुए उसने उसे तोड़ दिया। नीचे की ओर एक ढलान खोल दिया जो दूसरे कमरे में जाता था। ढलान पहली मंजिल तक का सबसे छोटा रास्ता था जहां कोई कक्षाएं बदल सकता था। और अब उसकी आंखों के सामने पहले आध्यात्मिक गुरु की कब्र दिखाई दी। यह आध्यात्मिक गुरु की आत्मा है जो ह्यूग को पहली मंजिल पर कक्षाएं बदलने की अनुमति देगी। ताबूत का ढक्कन पीछे खींचकर ह्यूग ने आध्यात्मिक गुरु की आत्मा को उससे मुक्त कर दिया। आत्मा ने तुरंत विजेता से पूछा कि क्या यह उसका वंशज है। जैसा कि पता चला, यह मुलाकात अप्रत्याशित नहीं थी, क्योंकि ह्यूग इस गुरु को जानता था और उसका नाम वल्कन था। वल्कन का उसे डराने का प्रयास विफल रहा, क्योंकि ह्यूग डायरी से अपने आध्यात्मिक वार्ताकार के बारे में सब कुछ जानता था। यह वस्तु चाजिन के पिछले जीवन में प्राप्त हुई थी, लेकिन यादें नए शरीर में स्थानांतरित हो गईं, और इसलिए ज्ञान भी। सभी जादुई शक्ति के नुकसान ने उसे पहली मंजिल पर पहुंचा दिया जहां यह अजीब वस्तु मिली थी। लेकिन इस डायरी का अध्ययन करने से, हालांकि इसने उसे एक आध्यात्मिक गुरु बना दिया, वल्कन को जीतने में सफलता नहीं मिली। वल्कन के लिए एक नवागंतुक से यह सुनना अजीब था। इसने उसे थोड़ा सा मोहित भी किया। उसे यह नवागंतुक पसंद आया, उसकी तुलना पिछले अभद्र विजेता से करते हुए। लेकिन उसे यह भी संदेह नहीं था कि विजेता और ह्यूग एक ही व्यक्ति थे। खैर, अब कक्षा बदलने का समय था, लेकिन आध्यात्मिक गुरु ने कहा कि यह केवल 10वें स्तर के बाद ही किया जा सकता है। वल्कन बड़बड़ाता रहा कि टॉवर के 10वें स्तर के बाद केवल नेक्रोमेंसर वर्ग को चुनकर ही आप वर्ग को आध्यात्मिक गुरु में बदल सकते हैं। उसके विचारों को ह्यूग ने बाधित किया, जिसने कहा कि वह पहले से ही एक नेक्रोमेंसर था और अभी कक्षाएं बदलना चाहेगा। चाचिन के आंकड़े देखकर वल्कन चकित रह गया। ह्यूग ने फिर पूछा कि क्या वल्कन उसकी कक्षा बदल सकता है, लेकिन वह बहुत ज्यादा और बेमतलब की बातें कर रहा था। वल्कन ने कक्षाएं बदलना शुरू कर दिया और शुरू हो गया। जब उसने चाजिन के आंकड़े देखे तो ह्यूग ने फिर से पूछा कि क्या वल्कन अपना वर्ग बदल सकता है, लेकिन वह बहुत ज्यादा और बिना मतलब की बातें कर रहा था। वल्कन ने वर्ग बदलना शुरू कर दिया और मंत्र जपना शुरू कर दिया ताकि एक स्क्रॉल बदल जाए जिसमें पहले आध्यात्मिक गुरु के गठन का इतिहास ह्यूग के हाथों में प्रकट हुआ। पता चला कि कई सदियों पहले, टावर के प्रकट होने से पहले, वल्कन लोगों के बीच मुख्य चलने वालों में से एक था। एक शक्तिशाली नेक्रोमेंसर होने के नाते उसने उस समय की तुलना में मजबूत और अधिक शक्तिशाली बनने की कोशिश की, लेकिन उसके दुश्मनों की हड्डियों और त्वचा ने उसे कुछ नहीं दिया और उसने मारे गए लोगों की आत्माओं को सोखने का एक तरीका खोज लिया। इस कौशल में कई प्रयासों और सुधारों ने उसे एक नया वर्ग, आध्यात्मिक गुरु बनाने की अनुमति दी। दुर्भाग्य से, हालांकि वह आत्मा में मजबूत था, उसके शरीर ने अपनी सभी जीवन शक्ति का उपयोग कर लिया था। उसका नया वर्ग उसके साथ गायब हो सकता था, लेकिन उसने किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर नेक्रोमेंसी का उपयोग करना चुना। उसे इसकी आवश्यकता इसलिए थी ताकि वह एक दिन अपने ज्ञान को एक नए गुरु को दे सके जो ज्ञान के लिए उसके पास आएगा। अफसोस, वह प्रणाली का आधा चरित्र भी बन गया, इसलिए वह हमेशा के लिए पहली मंजिल पर टावर में भटकने के लिए अभिशप्त था। वर्ग परिवर्तन पूरा हो गया था और ह्यूग को सही मायने में तीसरा आध्यात्मिक गुरु माना जाता था। वल्कन ने सलाह दी कि आत्माओं को पात्रों में एकत्र किया जा सकता है ताकि उनमें अधिक शक्ति हो। ह्यूग को यह पसंद आया क्योंकि उसने बस आत्माओं को सोख लिया था और अब वह उन्हें पात्रों में संग्रहित कर सकता था। इस पात्र को भरने की आवश्यकता है और यह आत्मा अब वल्कन होगी। बस। वल्कन ने ह्यूग से टावर को जीतने और अपने गुरु के नाम को महिमा मंडित करने की कामना की, लेकिन टावर के विजेता ने उसे सुना भी नहीं। उसे केवल वल्कन की आत्मा वाला पात्र चाहिए था। गुरु के नाम को महिमा मंडित करना वल्कन की अपनी जिम्मेदारी होगी। वल्कन छात्र के व्यवहार से स्तब्ध था, खासकर जब से गुरु का महिमा मंडन डायरी में लिखा हुआ था। ह्यूग दृढ़ संकल्प के साथ वल्कन की ओर बढ़ा और उसे अपने छात्र के इरादों से थोड़ा डर महसूस हुआ। एक आत्मा अवशोषण मंत्र का उपयोग करते हुए उसने एक पात्र निकाला ताकि उसे आत्मा से भर सके। वल्कन के प्रतिरोध के बावजूद ह्यूग ने अभी भी अपने गुरु की आत्मा को उसके शरीर से निकाल लिया। यह काम कर गया
और अब आत्मा चाजिन के हाथों में थी। वल्कन ने ह्यूक को शाप दिया और उससे नरक में मिलने का वादा किया। पात्र में रखी गुरु की आत्मा जादू का उपयोग करके कुछ भी नहीं कर सकती थी। पात्र में एक अप्रतिरोध्य शक्ति थी जिसे वल्कन नष्ट नहीं कर सका। अब पात्र गुरु के लिए एक व्यक्तिगत जेल बन गया था जिससे उसे समझौता करना पड़ा। नेक्रोमैंसर क्रोधित हो गया और ह्यूक को मारने के लिए बाधा को नष्ट करने की कोशिश की। गुरु भोला था, यह नहीं जानता था कि वह इस पात्र से कभी नहीं बच पाएगा। माना पत्थरों को बिखेरने के बाद ह्यूक ने उनका उपयोग वल्कन पर करने का फैसला किया। वल्कन निराश था क्योंकि वह हिल भी नहीं सकता था, मंत्र जपना तो दूर की बात है। वल्कन ने सोचा कि एक स्तर एक का नौसिखिया इतना मजबूत कैसे बन सकता है। जवाब पास ही था और गुरु को डरा दिया क्योंकि उसके सामने एक पुनर्जन्म लिया हुआ आध्यात्मिक गुरु था। यह वही बदमाश था जिसने दूसरे आध्यात्मिक गुरु की उपाधि प्राप्त की थी। वल्कन को उसका नाम तुरंत याद आ गया। हाँ, यह चाह जिन यू था। ह्यूक के लिए वल्कन की आत्मा को खत्म करने, उसे उसके पात्र से निकालने और उसे अपने लिए काम पर लगाने का समय आ गया है। छात्र के लिए अपने गुरु को जीतने का समय आ गया है। वर्ग परिवर्तन कक्ष से लौटकर ह्यूक ने पाया कि दुष्ट दानव उसकी कक्षा में रुचि रखता था। इन देवताओं और राक्षसों के तर्क ने उसे मामले पर ध्यान केंद्रित करने से कैसे रोका और उसने उन पर चिल्लाया कि हर चीज का अपना समय होता है। पेटूपन की क्षमता और आत्माओं को एक पात्र में स्थानांतरित करने की क्षमता के साथ कंकालों की सेना की आवश्यकता नहीं थी। अपने राक्षसों को गिरने और फिर से उठने का आदेश देते हुए ह्यूक ने उनकी आत्माओं को ले लिया। अब उसके पास जादुई योद्धा थे जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। यह सच है कि योद्धाओं के चेहरों में ये आत्माएं अब मौन भी थीं, लेकिन वे अपने स्वामी की सेवा करने के लिए तैयार आज्ञाकारी योद्धा थे। लेकिन तभी पीछे से एक चीख ने चुप्पी तोड़ दी। यह मानव रूप में वल्कन निकला। वल्कन इस बात से नाराज था कि उसे गुरु के बजाय एक सैनिक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। चाजिन वल्कन की छवि से हैरान था और एक पल के लिए सोचा कि इतना मजबूत आदमी जीवन में बुरा नहीं है। खैर नहीं, गुरु इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और आध्यात्मिक सैनिक के रूप में अपने भाग्य को यूं ही नहीं छोड़ने वाला था। चाजिन ने केवल अपनी उंगलियां हिलाईं और वल्कन अवाक हो गया, जिससे वह सदमे में चला गया। ह्यूक ने वल्कन को चेतावनी दी कि यदि उसने अपना भाग्य स्वीकार नहीं किया तो वह हमेशा के लिए नरक में जाएगा। वल्कन क्रोधित था और ह्यूक का रखवाला नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा जिन सभी आत्माओं के अभिभावकों ने योद्धा बनने से इनकार कर दिया था, उन्हें टावर विजेता द्वारा सोख लिया जाएगा। इसलिए इसे 2 बार दोहराने का कोई मतलब नहीं था। नहीं तो जिन आत्माओं के संरक्षकों ने योद्धा बनने से इनकार कर दिया था, उन्हें मीनार के विजेता द्वारा आत्मसात कर लिया जाएगा। इसलिए इसे 2 बार दोहराने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वल्कन को लालच की खासियत याद थी। छात्र को अपने गुरु के अधीन होना पड़ा, अन्यथा उसे भी निगल लिया जाता। हयुक को यह भी दोहराने की जरूरत नहीं थी कि आगे क्या करने की जरूरत है, और उसने हर कीमत पर कोबोल्ड लॉर्ड के महल की ओर इशारा किया। इस शासक को खत्म करना जरूरी था ताकि वह हमें और परेशान न करे। उम्मीद के मुताबिक कोबोल्ड महल के दरवाजों पर यात्री का इंतजार कर रहे थे। जाहिर तौर पर यहाँ किसी अजनबी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। ह्यूग ने कोबोल्ड्स को देखकर पलक भी नहीं झपकाई, बल्कि अपने नए सैनिकों को बुला लिया। वह आगे बढ़ता रहा और उसके चारों ओर सैनिकों द्वारा मारे गए कोबोल्ड मृत पड़े थे। महल की दीवारों पर और कोबोल्ड दिखाई दिए, लेकिन इससे मामले का सार नहीं बदला। एक पल में 30 कोबोल्ड सैनिक जमीन पर गिर पड़े। ह्यूग को उनसे लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब आगे बढ़ने और कोबोल्ड लॉर्ड को उखाड़ फेंकने और उसकी शक्ति पर कब्जा करने का समय था। हॉल के बीच में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, कुछ बड़बड़ा रहा था। जाहिर तौर पर एक और जादू उसका ध्यान मानव दुनिया के एक मेहमान पर गया, जिसने अपने कोबोल्ड नौकर को आदेश देने के बाद हॉल में प्रवेश किया था। उसने अपनी निगाहें अंदर आने वाले पर टिका दी। हमलावर कोबोल्ड हॉल के फर्श पर गिर पड़े। अनचाहे मेहमान को मारने का अपना लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर पाए। ह्यूग भी अलग नहीं खड़ा रहा और उसके हाथों से कोबोल्ड बिना कठपुतली के कठपुतलियों की तरह गिर पड़े। मेहमान को मारने के सभी प्रयास असफल रहे। चाजिन के सैनिक तेज और मजबूत थे। हॉल धीरे धीरे कोबोल्ड की लाशों से भर गया, लेकिन वे जिनको खरोंच भी नहीं दे सके। फिर भी मल्टीक्लास फल दे रहा है और विजेता के चेहरे पर इसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन तभी ह्यूग ने उस व्यक्ति की आभा महसूस की जिसके लिए वह यहाँ आया था। वह कोबोल्ड लॉर्ड था। अब बस इस बूढ़े आदमी को ढूंढना और उसे हमेशा के लिए हराना बाकी था। दुष्ट स्वामी ह्यूग का लाइट सेबर से नकल करके मजाक उड़ाता है, जिसने उसे अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया। जिस कमरे में बूढ़ा आदमी रहता था, वहां बलिदान के लिए एक जगह जैसी कुछ थी। पीड़ितों को उस राक्षस को बलिदान दिया जाता था जो मृत्यु पर नजर रखता था। अगले पीड़ित ने चिल्लाया और रिहा करने की भीख मांगी, लेकिन बूढ़े आदमी को राक्षस को संतुष्ट करने के लिए और पीड़ितों की लालसा थी। लेकिन लोगों के बजाय पीड़ित एक युवा गोब्लिन लड़की निकली और बूढ़े आदमी ने बस एक पल के लिए उसके बारे में सोचा और संदेह जल्दी ही गायब हो गए, क्योंकि गोब्लिन आदमी से बेहतर थी। लेकिन तभी बूढ़े आदमी के हाथ पर वार हुआ और वह दर्द से असंतोष में चिल्ला उठा।
यह ह्युक के हाथों से उड़ती हुई तलवार का वार था जो बूढ़े आदमी को मारने और उसे खत्म करने आया था। चाजिन को उत्सुकता थी कि अगले कमरे में लड़ते समय यहाँ क्या हो रहा था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि शुरू किए गए काम को खत्म करने और कोबोल्ड लॉर्ड की शक्ति हासिल करने का समय आ गया था। आगे का काम बूढ़े आदमी को नष्ट करना और उसकी शक्ति छीन लेना था। इसलिए दोनों प्रतिद्वंद्वी आमने सामने मिले और केवल लड़ाई ही तय कर सकती थी कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। अनचाहा मेहमान बूढ़े आदमी के लिए स्वागत योग्य नहीं था, लेकिन कुछ करना पड़ा। बूढ़े आदमी ने ह्युक को खुश नहीं किया जैसा कि उसने उम्मीद की थी। बस कूड़े के ढेर के साथ एक पागल बूढ़ा आदमी। इस स्वामी का नाम कालूम है। यह कोबोल्ड विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं है, लेकिन उसमें बहुत अहंकार है। जब कालूम आदमी से विचलित था तो गोब्लिन को भागने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही वह उठी और भागने की कोशिश की, बूढ़े आदमी ने उसे मदद करने के लिए उस पर एक जादू कर दिया। उसने एक राक्षस को बुलाया ताकि वह उसे शक्ति दे और जीतने में मदद करे। राक्षस मृत्यु को देखकर ह्युक को आश्चर्य हुआ कि इसका क्या मतलब हो सकता है। लाश बम का जादू लड़की पर चलाया गया जो मरने के लिए अभिशप्त थी। वह लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी। पहले से ही अपनी मौत के बारे में सोच रही थी। खुद को संभालते हुए उसने खुद को मरने न देने की कसम खाई। एक और पल और सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन तभी एक वार सुनाई दिया जिसने हमले को पीछे हटा दिया। यह ह्युक था जिसने लड़की को बचाया और दुष्ट बूढ़े आदमी के हमले को विफल कर दिया। बूढ़ा आदमी इस बात पर गुस्सा था कि आदमी उसके हमले को कैसे पीछे हटाने में सक्षम था, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। लड़की आदमी के प्रति आभारी थी, लेकिन उसने उसे जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाने की सलाह दी। लेकिन तभी उसकी निगाह लड़की पर टिकी और उसने देखा कि उसके सामने एक गोब्लिन है। वह यहाँ कैसे आई? क्योंकि गोब्लिन 100वें तल के शक्तिशाली प्राणी हैं और उनका यहाँ कोई काम नहीं है। ये अजीब है। अनुभवी लोगों के यहाँ नीचे आने का कोई मतलब नहीं है, और वह इसके अलावा अभी तक वयस्कता तक नहीं पहुंची है। हमें उसे बचाना होगा और पता लगाना होगा कि 100वें तल पर क्या हुआ। लेकिन पहले बूढ़े आदमी से निपटना जरूरी था और फिर हम देखेंगे। लड़की की ओर मुड़े बिना उसने उसे छिपने की सलाह दी अगर वह मरना नहीं चाहती थी। लड़की की ओर मुड़े बिना उसने उसे छिप जाने की सलाह दी अगर वह मरना नहीं चाहती थी। बूढ़े आदमी ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार वह स्वयं चाजिन था। यह सोचना भोलापन था कि ह्युक पर हमला सफल होगा, क्योंकि वह तेज था और हमला उसके खिलाफ शक्तिहीन था। हमले को विफल करने और बूढ़े आदमी की ओर दौड़े जाने के बाद ह्युक ने उसे एक ही वार से गिरा दिया। बूढ़ा आदमी औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ा और हैरान था कि नौसिखिया वॉकर निचले स्तर पर इतना मजबूत क्यों था। अब पहल चाके पक्ष में थी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बूढ़े आदमी पर बार बार हमला किया। कोबोल्ड लॉर्ड ने राक्षस से उसकी मदद करने और उसकी दुखद आत्मा को बचाने के लिए कहना शुरू कर दिया। ह्युक का नवीनतम हमला अचानक रुक गया और इसका दोष गोलेम पर था। वॉकर ने महसूस किया कि यह रक्त गोलेम एक राक्षस द्वारा बनाया गया था जिसने ह्युक को बूढ़े आदमी को मारने से रोकने की कोशिश की थी। हालांकि यह अजीब था कि इतने शक्तिशाली प्राणी को एक बेकार राक्षस द्वारा बुलाया गया था। किसी भी मामले में बूढ़े आदमी के समान भाग्य उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन यह गोलेम कोबोल्ड नहीं था और उससे निपटना इतना आसान नहीं था। बूढ़ा आदमी युद्ध के दृश्य पर हंसा। गोलेम के वार से ह्युक कई मीटर दूर जा गिरा और फर्श पर गिर गया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली अनुष्ठान का उपयोग किया। बूढ़े आदमी ने सोचा कि वह ह्युक को हरा देगा, लेकिन वह कितना गलत था। तो यह एक अनुष्ठान था, ह्युक ने सोचा, लेकिन इससे वह और भी उत्साहित हो गया और उसने अपना अनुष्ठान करने का फैसला किया। ठीक है, अब गोलेम की बारी है कि वह एक इंसान से अनुष्ठान प्राप्त करे और देखते हैं कि कौन किसे हराएगा। बुलाए गए सैनिक तुरंत गोलेम पर हमला करने के लिए दौड़े, जिसकी महल के किसी भी निवासी को उम्मीद नहीं थी। सैनिकों ने तुरंत हमला किया और गोलेम गायब हो गया, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। बूढ़ा आदमी हक्का बक्का रह गया। दानव गोलेम सेकंडों में नष्ट हो गया, जैसे कि वह एक साधारण कोबोल्ड बुराई हो। ह्युक ने सोचा कि यह बूढ़ा आदमी एक दानव की मदद के बिना गोलेम को बुलाने में सक्षम नहीं होता। वह इसके लिए सही स्तर पर नहीं था। ओह हाँ, वह दानव जो मौत देख रहा था चौंक गया और ह्युक ने अपनी पहचान बताई। यह बून था, मौत का चालाक और पाखंडी दानव। बूढ़ा आदमी अब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसका माना खत्म हो गया था और वह किसी भी तरह से आदमी पर हमला नहीं कर सकता था। कोबोल्ड सैनिकों ने बूढ़े आदमी को जल्दी से घेर लिया, चाहे उसने कितना भी विरोध किया हो। राक्षसों ने चुपचाप और मौन रूप से देखा कि उनके अनुयायी की आत्मा हर कीमत पर ह्युक द्वारा भस्म कर दी गई। बून को चाह जिनके खिलाफ अपने कठपुतली का उपयोग करने के अपने हास्यास्पद मजाक के लिए भुगतान करना होगा। जब वह राक्षस के पास पहुंचेगा तो बदला भयानक होगा। राक्षस के लिए खुद मर जाना बेहतर होगा। बदले की सभी चीखों पर मौत पर पहरा दे रहे राक्षस ने केवल मुस्कुराया। बूढ़ा आदमी खत्म हो गया था, बस उसकी आत्मा को लेना बाकी था। और यहाँ आत्मा है, उड़ने से पहले इसे सोखने की जरूरत है, जो यह करने में सफल नहीं होगा। आत्मा ने जल्दी से स्वर्ग की ओर उड़ने की कोशिश की, लेकिन ह्युक ने उसे रोकने में कामयाबी हासिल की और अब वह उसके हाथों में थी। अब बूढ़े आदमी की आत्मा, जो कभी कोबोल्ड्स का संरक्षक था, हमेशा के लिए नेक्रोमैंसर का खिलौना बन गई है। आत्मा क्षेत्र बनाने के कौशल के लिए धन्यवाद। ह्युक न केवल आत्माओं को सोख सकता था, बल्कि इसे अपने उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। यह कौशल पराजित दुश्मनों की आत्माओं से दवा बनाने की भी अनुमति देता है। आत्मा अवशोषण ने विशेषताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं दी। हालांकि यह महत्वहीन था, क्योंकि स्तर 50 तक पहुंचने के बाद वे अब महत्वपूर्ण नहीं थे। गोब्लिन लड़की ने ह्युक को पुकारा
उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उसका नाम हारू है। ह्यूक ने कहा कि इस पर ध्यान न दो, वह सिर्फ कोबोल्ड लॉर्ड चाहता था, बस इतना ही। उसने उसका मजाक उड़ाया, यह कहते हुए कि वह उसका फायदा उठा सकता है और उसे किसी को गुलाम के रूप में बेच सकता है। लेकिन लड़की डरपोक नहीं थी और उसने जवाब दिया कि वह उसे अपने इरादे बदलने पर मजबूर कर देगी, जिससे वॉकर हंसा। इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता था और उसने सीधे उससे पूछा कि वह अपने भाइयों के 100वें स्तर से इतनी दूर क्या कर रही थी। और उसने कहा कि उसके गांव पर हमला हुआ और उसे बंदी बना लिया गया और यहाँ लाया गया। ये सुनकर अजीब लगा, क्योंकि अनुभवी वॉकर भी गोबलिनों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते जब तक कि उसे ट्रॉफी के रूप में न लिया गया हो। 4 महान और शक्तिशाली प्राणियों में से एक के रूप में पहले और सबसे शक्तिशाली दिग्गज थे, शक्ति के स्रोत के रूप में। दूसरे और कम शक्तिशाली नहीं थे, ड्रैगन, जादू के स्रोत। तीसरे अंधेरी ऊर्जा के स्वामी थे, यानी राक्षस। चौथे और सबसे प्रतिशोधी स्वर्गदूत थे, प्रतिशोध के पंखों के स्वामी। लेकिन यह संभावना नहीं थी कि वे गोबलिन गांव पर हमला करेंगे जब तक कि किसी ने अपने लाभ के लिए उनका समर्थन नहीं लिया हो। यह संभव है कि 9 का भी इससे कुछ लेना देना हो। ये संभव है कि इसमें 9 का भी कुछ हाथ हो, हालांकि यह निश्चित नहीं है। कम से कम जब हयू उन तक पहुंचेगा तो वे सब इसकी कीमत चुकाएंगे। हयू आगे बढ़ने ही वाला था कि हारू ने अचानक पूछा कि वह कहां जा रहा है और क्या वह उसके साथ आ सकती है। सबसे पहले इस महल को छोड़ना और टॉवर के मंजिलों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक था। ह्यूक ने फिर भी हारू को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया, कम से कम तब तक जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि उसके साथ क्या हुआ था। खैर, शायद यह गोबलिन भविष्य में उसके लिए उपयोगी हो, लेकिन अभी के लिए उसे परेशान न करे। अगर वह उसके साथ जाना चाहती है तो इस शर्त पर कि वह हर समय उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। वह सहमत हो गई। उसे अपनी रक्षा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसे अभी अभी एक कोबोल्ड ने लगभग मार डाला था और उसे अपना ख्याल रखना था। अपनी सतर्कता में चूक के कारण वह पकड़ी गई और उसने फिर कभी जाल में न पड़ने का वादा किया। यह सच है कि अपने खून से सन्ने कपड़ों में वे दूसरों के लिए बहुत ध्यान देने योग्य थे और उन्हें कुछ बदलने की जरूरत थी। मृत बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर कुछ चमक रहा था और यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि यह क्या था। पता चला कि बूढ़े व्यक्ति से आत्मा के अलावा उपकरण भी प्राप्त किए जा सकते थे। यह अनुकूल था, लेकिन दोनों को एक ऐसी छवि ने बाधित किया जो कहीं से भी प्रकट हुई थी। ओह हाँ, वह वल्कन था जिसने महल के सभी कोबोल्डों से निपट लिया था और ह्यूक को रिपोर्ट करने आया था। लड़की बुरी तरह डर गई और जिनसे पूछा कि यह अजनबी कौन है। वल्कन हैरान था, क्योंकि हर कोई उसे इस तरह नहीं देख सकता था। लेकिन लड़की ने जवाब दिया कि उसमें ऐसी विशेषता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर उसे अवशोषित कर लिया जाए तो उसके साथ क्या होता है। लेकिन वल्कन ने उसे बेहतर प्रशिक्षण देने की सलाह दी। सिस्टम ने पराजित कोबोल्ड लॉर्ड के इनाम के रूप में राक्षसों की एक नई लहर के रूप में एक नए खोज की अधिसूचना भेजी। हार्यू और वल्कन बुरी तरह डर गए और हयू से ऐसा न करने और खोज को स्वीकार न करने के लिए कहा। चाजिन ने अलग तरह से सोचा। इस खोज के लिए उसकी अन्य योजनाएं थीं और वह बिना किसी की अनुमति के इसे पूरा करने जा रहा था। देवता और राक्षस हयू के कार्यों पर बंटे हुए थे और केवल उस राक्षस ने जिसने मृत्यु देखी थी उसे खोज के लिए इनाम की पेशकश की। लेकिन चा ने यहां शर्तें रखीं और खोज स्वीकार करने से पहले इनाम दिखाने के लिए कहा। और हालांकि वल्कन ने सोचा था कि ह्यूक की मृत्यु की स्थिति में वह इस तरह से स्वतंत्र हो जाएगा, उसने महसूस किया कि यह असंभव था। खोज को स्वीकार करके तीनों ने पहली मंजिल पर कोबोल्ड गांव में राक्षसों की एक लहर को बुलाया, जिससे नवागंतुक भयभीत हो गए। नवागंतुक राक्षसों की लहर से हैरान थे, खासकर पहली मंजिल पर जहां वे लंबे समय से नहीं थे। अधिक अनुभवी नवागंतुकों ने लहर आने से पहले, जब तक मौका था, दूसरी मंजिल पर जाने की सलाह दी। जिन्होंने पहली मंजिल पर खोज पूरी नहीं की थी, वे यहीं रहने के लिए अभिशप्त थे, क्योंकि अनुभवी लोगों ने उनकी मदद नहीं की। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव के प्रवेश द्वार के पास जंगल के ऊपर एक नई लहर के साथ एक पोर्टल खुला। इससे पहले कि वे पोर्टल से दूर हट पाते, उन्होंने देखा कि उसमें से कोबोल्डों की भीड़ उमड़ पड़ी और तेजी से नवागंतुकों की ओर दौड़ी। अभिशप्त नवागंतुकों ने कोबोल्डों से मृत्यु स्वीकार करने की तैयारी कर ली। उन्हें बचने का कोई मौका नहीं दिख रहा था। अचानक प्रकाश की एक चमक हुई
और तीनों ह्युक के नेतृत्व में उस क्षण प्रकट हुए जब नवागंतुकों ने पहले ही मन जीवन को अलविदा कह दिया था। उसने तुरंत नवागंतुकों को लड़ाई में हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया, अन्यथा उन्हें पछताना पड़ेगा। वल्कन ने ह्युक को सुझाव दिया कि वह उनसे खुद निपटेगा। तीनों कोबोल्डों और नवागंतुकों के समूह के बीच उन्हें लहर से बचाने के लिए नीचे उतर गए। आध्यात्मिक गुरु के सैनिकों को कोबोल्डों से लड़ने के लिए बुलाया गया था। हैरान नवागंतुकों को पहली मंजिल पर एक नेक्रोमेंसर देखने की उम्मीद नहीं थी, और इतने निचले स्तर पर अब ह्युक और उसके सहायकों के पास कोबोल्डों पर हमला करने के लिए पर्याप्त ताकत थी। गोबलिन लड़की ने पूछा कि क्या वह भी किसी को मार सकती है। ह्युक केवल हंसा, लेकिन हारू को कोबोल्डों पर हमला करने से मना नहीं किया, लेकिन वह अभी भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। हारू ने कोबोल्डों पर हमला करने और लड़ने के लिए दानव तलवार को बुलाया। उसके पास एक गोला समन करने और उसमें से वस्तुओं को निकालने की जादू थी, जैसे एक बैकपैक से। कोबोल्डों ने हारू पर हमला किया, उसे खत्म करने की उम्मीद में, लेकिन वे कितने गलत थे। तलवार का एक वार और कोबोल्ड लड़की के पीछे मृत पड़ा था और अब उठ नहीं सका। ह्युक को जो अजीब लगा वह यह था कि यह युवा लड़की इस असामान्य तलवार को इतनी कुशलता से चला रही थी। हारे हुए लोगों के एक झुंड ने ह्युक को पुकारा, अप्रसन्नता के साथ भीड़ की ओर मुड़ते हुए। उसने पूछा कि उसे पुकारने की हिम्मत किसने की। यह व्हाइट स्वेलो गिल्ड के सोंगताई नामक एक नौसिखिया था। वॉकर न केवल यह नहीं समझ पाया कि यह कौन था, उसने ऐसे किसी गिल्ड के बारे में कभी सुना भी नहीं था। पता चला कि यह चापलूसों में से एक था। न केवल उस राहगीर को यह समझ नहीं आया कि वह कौन था, बल्कि उसने ऐसे किसी गिल्ड के बारे में सुना भी नहीं था। पता चला कि वह पेलिन भाई बहनों के पवित्र भूमि गिल्ड के गुर्गों में से एक था। अचानक हयाक ने पूछा कि क्या उसने वास्तव में पेलिन के बारे में सुना था या उसने इसकी कल्पना की थी। सुनता ही अपने बड़े भाई के बारे में कुछ कह रहा था, लेकिन हयू स्टार 9 के विचार में डूबा हुआ था। हयू ने व्हाइट स्वेलोज गिल्ड में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन चाह कुछ कह पाता उससे पहले ही सोंगताई को पहले ही कोबोल्ड सैनिकों में से एक ने पकड़ लिया था और उसे फिलहाल रिहा करने का आदेश दिया। ह्युक राक्षसों से लड़ने के लिए लौट आया। दोनों साथियों ने छाजिन का भी सामना करना चाहा, जो उसके व्यवहार से असंतुष्ट थे। यदि वह इतना मजबूत और शक्तिशाली है, तो उसने अपनी ढिठाई के लिए लोगों को क्यों नहीं डराया। जमीन पर योद्धा असहाय लग रहे थे, क्योंकि वे न तो हमला कर सकते थे, न ही चोरी कर सकते थे, और न ही कुछ और कर सकते थे। लेकिन टावर के अंदर शक्ति के बिना आगे बढ़ना असंभव था। अपने सैनिक को छोड़ने का आदेश दिया। सुन ताई ह्युक ने चेतावनी दी कि यह उनकी बातचीत का अंत नहीं था, और वह मुड़कर अपने प्रभारियों की ओर चल दिया। चाजिन ने सोंगताई और उसके साथियों को जल्द से जल्द चले जाने की सलाह दी। साथी सन के बगल में बैठ गए, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कह सका। थोड़ा होश आने पर उसने इस अजनबी से जितना हो सके दूर भागने का आदेश दिया। युद्ध के मैदान में कोबोल्ड लाशें बिखरी पड़ी थीं, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, और फिर से कोबोल्ड सैनिकों में आ गए। फिर हारू और वल्कन ने बारी बारी से उनसे लड़ाई की। चाजिन ने अपने कर्मचारियों के एक तेज और शक्तिशाली प्रहार से कोबोल्ड की भीड़ के बीच में हमला कर दिया, और वे तीनों के चारों ओर मुर्दा होकर गिर पड़े। वल्कन चिंतित हो गया कि कोबोल्ड की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन घबराने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हयाक एक मजबूत राहगीर था और वह यहां कमान में था। चाजिन ने पराजित कोबोल्ड को फिर से बुलाया और उन्हें अपने सैनिकों में बदल दिया, इसलिए सेना बढ़ गई। लेकिन इससे पहले कि वे आध्यात्मिक बन पाते, उन्हें कोबोल्ड को कंकाल के रूप में रोकना पड़ा। कोबोल्ड ने अब हमला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कंकालों ने उनकी गर्दन काट दी, जिससे वे बेरहमी से मारे गए। वल्कन को सभी पराजितों को कंकाल में बदलने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं थी, वह इसे स्वयं जानता था। ठीक है, तो चलो हमला करते हैं। हुक ने कोबोल्ड को दाएं और बाएं मारना जारी रखा, और वल्कन ने उन्हें कंकाल में बदल दिया। हारू भी उनके साथ बनी रही और अपनी राक्षसी तलवार से सभी दुश्मनों को काट डाला। उसने कोबोल्ड के हमलों को वल्कन और हुक से कम नहीं झेला। हालांकि उसके पास ऐसे कौशल नहीं थे, लेकिन उसकी ताकत अपनी सीमा पर थी, और ये प्राणी उसे किसी भी क्षण घायल या मार सकते थे। हमले में कोबोल्ड ने हारू को पीछे से घायल कर दिया, और वह दर्द से चिल्लाई। घाव का दर्द उस दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं था जो हारू ने तब सहा था जब उसका गांव जला दिया गया था। लेकिन उसने हमलों को पीछे हटाने की कितनी भी कोशिश की, उसकी ताकत उससे छूटती जा रही थी और उसके प्रयास समाप्त होने वाले थे। हर हमले के साथ ताकत तुरंत पिघल गई और बहुत अधिक ऊर्जा ले गई। कोबोल्ड आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हारू के पास अब हमलों को झेलने की ताकत नहीं थी। लेकिन क्या क्या यह है? एक पल और कोबोल्ड एक ही वार से हार गए?
बेशक यह हयाक था। लड़की उसकी ताकत और हमले से ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि वह केवल पहली मंजिल पर था और इतनी शक्ति के साथ। लड़की ने उसके करीब रहने और एक दिन अपने गांव का बदला लेने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। और फिर से कोबोल्ड ने उस पर पीछे से हमला किया, लेकिन इस बार उसे बचा लिया गया। लेकिन यह पहले से ही वल्कन था। लड़की के आश्चर्यचकित चेहरे के जवाब में वल्कन ने केवल यह पूछा कि क्या वह ठीक है। वह इसे खुद ही संभाल सकती थी और उसे चश्मे वाले किसी बूढ़े आदमी की मदद की जरूरत नहीं थी। इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति देखना अजीब था। जाहिर है उसने मुश्किल समय बिताया था। लड़की ने पूछा कि उन्होंने उसकी मदद क्यों की। जाहिर है उसे किसी की मदद की आदत नहीं थी। वल्कन केवल यही जवाब दे सका कि वह अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करता है और उसके आदेशों का पालन करता है। और तभी लड़की को एहसास हुआ कि ह्यूक उसे मौत से बचा रहा था। ये उसके आदेश हैं जिनका वल्कन को एक सैनिक के रूप में पालन करना होगा। ह्यूक ने जोर देकर कहा कि लड़की अपनी महारत हासिल करे, लेकिन इस प्रक्रिया में मरे नहीं, और उसने वल्कन को उसके लिए नियुक्त किया। वल्कन चला गया क्योंकि अपने गुरु के आदेशों का पालन न करके वह अपनी आत्मा को अलविदा कह सकता था। लड़की उस एकमात्र व्यक्ति की मदद के लिए आभारी थी जिसने टावर में उसकी मदद की थी, और उसने गोबलिन मास्क निकाला। लड़की अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करने वाली थी। मास्क पहनकर उसने एक राक्षसी का रूप धारण कर लिया, जो दिखने में हानि रहित लड़की से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं थी। वल्कन इस परिवर्तन से हैरान था और उसे तुरंत एहसास नहीं हुआ कि वह हारू थी। ह्यूक को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने वही लड़की है जिसे उसने उस बूढ़े आदमी के चंगुल से बचाया था। ओह! वल्कन इस परिवर्तन से हैरान था और उसे तुरंत एहसास नहीं हुआ कि यह हारू थी। ह्यूक को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने वही लड़की थी जिसे उसने बूढ़े आदमी के चंगुल से बचाया था। हारू की खून से लथपथ उपस्थिति ने आसपास के सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर खींचा। राक्षसी रूप में परिवर्तन पूरा करने के बाद उसने एक नए हमले की तैयारी की, लेकिन अब शिकार स्वयं कोबोल्ड थे। आगे बढ़ते हुए उसने अगले कोबोल्ड को आसानी से नष्ट कर दिया और थकान ने अब उसे परेशान नहीं किया। जाहिर है मुखौटे ने उसे राक्षसों पर हमला करने की शक्ति और क्षमता दी। खैर, अब कोबोल्ड मुसीबत में पड़ेंगे। उसके गांव पर हमले का कारण स्पष्ट था। वे उसे और तलवार को ढूंढ रहे थे, लेकिन हारू को यह बताने का कोई मतलब नहीं था कि उसका गांव क्यों चलाया गया। इसे अभी के लिए सभी के लिए एक रहस्य रहने दो। सिस्टम ने अचानक एक सूचना जारी की कि लहर के अंत तक 1 मिनट बचा है और पोर्टल बंद हो जाएगा। कोबोल्ड की एक और लहर हार गई और द्वार बंद होने लगे। खैर, लहर का आखिरी कोबोल्ड नष्ट हो गया है। हयाक की तलवार उस बेचारे पर लगी और वह तुरंत पीछे की ओर उड़ गया, लेकिन पहले से ही मर चुका था। राक्षस का हमला सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया और सिस्टम ने तीनों को खोज पूरी करने पर बधाई दी। हारू ने थका हुआ महसूस किया और खुश थी कि लहर खत्म हो गई थी। ह्यूक आया और पूछा कि क्या वह ठीक है, क्योंकि कौशल ने उसकी ताकत लगभग खत्म कर दी थी। उसने उसकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन इसे और महत्व नहीं दिया। सिस्टम द्वारा तीनों में से प्रत्येक की गणना की गई और इसने उनके बीच पुरस्कार वितरित किए। खोज पुरस्कार पर एक नजर डालने का समय था। लहर खत्म हो गई है और तीनों ने 2500 कोबोल्ड से निपटा है। कोबोल्ड स्लेयर उपलब्धि प्राप्त हुई और आंकड़े प्रत्येक में केवल 5 इकाइयों की वृद्धि हुई। अब बस हयाक को विभिन्न कौशल सीखने की आवश्यकता है और विशेषताओं के साथ उपलब्धि अंक अनंत होंगे। तीनों में पहला और सबसे मजबूत ह्यूक था। हारू दूसरे स्थान पर आई, वल्कन तीसरे स्थान पर आया, लेकिन हारू ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया और उसे ह्यूक को दे दिया। चाचिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के वल्कन से पुरस्कार लिया, लेकिन वह हारू का पुरस्कार इतनी आसानी से नहीं ले सका। वह इस कारण से पुरस्कार स्वीकार नहीं करना चाहता था कि उसे पहले भी धोखा दिया जा चुका था। जब तक वह यह साबित नहीं कर देती कि उस पर भरोसा किया जा सकता है, तब तक उसे पुरस्कार रखने दो। फिर लड़की ने एक गोला बनाया और एक गोबलिन मुखौटा निकालने लगी। वहां से उसने उसे बचाने के लिए आभार के टोकन के रूप में एक गोबलिन मुखौटा अपने पुरस्कार में जोड़ा। वोल्कन को विश्वास नहीं हो रहा था कि लड़की इतनी आसानी से गोबलिन मुखौटे से अलग हो जाएगी और उसे एक अजनबी को दे देगी। आखिरकार मुखौटे में गोबलिन की सारी शक्ति होती है और यह केवल एक साथी को एक बार और हमेशा के लिए दिया जाता है। ह्यूक अचानक उत्सुक हो गया कि वह उसे मुखौटा क्यों दे रही थी। मुखौटा हारू के जीवन को 2 बार बचाने के लिए आभार का प्रतीक है और एक विश्वसनीय साथी के रूप में ह्यूक के प्रति उसकी वफादारी का प्रतीक है। लेकिन सच्चाई उस बदला में निहित थी जिसे वह उन लोगों तक पहुंचाना चाहती थी जिन्होंने उसके गांव पर हमला किया था। वास्तव में वह एकमात्र गोबलिन है जो जीवित बची है और शायद अपनी प्रजाति की आखिरी भी। इसलिए उसे अपना और अपने राजा का बदला लेना होगा। उसने उनके साथ रहने और टावर तक अपनी यात्रा जारी रखने के लिए कहा। खैर, बदला एक ऐसी चीज है जिसे ठंडे खून से लेना बेहतर होता है। हयाक ने मुखौटे के साथ पुरस्कार स्वीकार कर लिया, लेकिन इस शर्त पर कि वह विश्वासघात के लिए उसे मार डालेगा। मुखौटे ने हयाक को ज्यादा परेशान नहीं किया। उसने इसे केवल आभार के टोकन के रूप में लिया। क्या तुम? उसे धन्यवाद दिया और उसे भाई कहा। ह्यूक लड़की के व्यवहार से चौंक गया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी कि वह उसे क्या कहती है, क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं बदला था। और यहाँ ह्यूक के लिए पुरस्कार है जो 3 पुरस्कारों से आया है। अंगूठी, बाली और हार ने मन की शक्ति और उसके अवशोषण में वृद्धि की, जो वॉकर को प्रसन्न किए बिना नहीं रह सका। ऐसे कलाकृतियां उसे सैनिकों की गुणवत्ता में 45% तक वृद्धि करने की अनुमति देंगी।
ह्यूक लगभग भूल गया और बून को बुलाया ताकि यह राक्षस उसे इनाम दे, और उसने उसे एक एकांत जगह पर आमंत्रित किया। राक्षस ने उसे इनाम के चुनाव में जल्दबाजी न करने के लिए कहा, और इसलिए उसने एक पल में फैसला कर लिया। दानवी शक्ति की एक अंगूठी मेज पर पड़ी थी, जो वॉकर को और भी अधिक अवसर दे रही थी। अंगूठी टॉवर पर विजय प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने और स्टार 9 को खत्म करने के लिए एकदम सही है। वोल्कन और हारू ने भी अंगूठी के बारे में पूछताछ करने का फैसला किया। अंगूठी में दानवी शक्तियां थीं। वोल्कन ने डरी हुई आवाज में पूछा कि क्या यह वास्तव में एक दानवी अंगूठी थी। अंगूठी में दानवी शक्ति थी और पहनने पर इसके प्रदर्शन में सुधार हो सकता था और असीमित आक्रमण शक्ति मिलती थी। अंगूठी केवल राक्षस के गुलामों या कठपुतलियों को दी जाती थी, लेकिन ह्युक अलग था। विशेषताओं में एक नया टैब दिखाई दिया और इसका नाम दानवी शक्ति है। बुराई के स्वामी ने भी छां के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया, लेकिन बिना उपहार के ह्युक ने हाथ नहीं मिलाया। भ्रमित राक्षस अपने डिब्बे जांचता है और उपहार के लिए कुछ भी नहीं ढूंढ पाता है। हे गाइस, वीडियो को बीच में रोकने के लिए सॉरी। हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है। प्लीज़ सभी एक एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। फिर उस दानव ने एक मिशन बनाने का फैसला किया और उसका इनाम उस अंगूठी से बेहतर होगा। एक दानव से मिशन प्राप्त करने का मतलब खुद को साबित करने और मजबूत बनने का एक अच्छा मौका था। इसलिए ह्युक को इस मिशन की आवश्यकता थी और उसने इसे स्वीकार करने का फैसला किया। मिशन चाह जिनके स्तर 100 तक पहुंचने से पहले प्रसिद्ध होना था। कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का इनाम कुछ भी था। विफलता का मतलब बॉल के प्रति पूर्ण समर्पण था। हारू ने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि वह आगे क्या करने वाला है। सबसे पहले संताई को ढूंढना और उससे हो रही हर चीज के बारे में जानकारी निकालना जरूरी था। ह्युक ने वल्कन को उस छोटे आदमी को ढूंढने का आदेश दिया, जिसने जवाब में केवल यह पूछा कि उसे कैसे ढूंढना चाहिए। वोल्कान ने छा को शांत किया और कहा कि उसने अपने एक सैनिक को उस पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया था और उसे ढूंढना कोई समस्या नहीं होगी। हारू के साथ अकेले रहने पर ह्युक ने सुझाव दिया कि वे टहलने जाएं और बात करें। बातचीत का उद्देश्य गोबलिन मास्क और वह क्या दर्शाता है इसके बारे में था। संक्षेप में, यह मुखौटा आपको गोबलिन कौशल प्राप्त करने और उनका उपयोग करने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में, अलौकिक शक्तियों को बुलाना और उन्हें नियंत्रित करना संभव था। आप युद्ध को नियंत्रित करने के लिए युद्ध दूरदर्शिता में शक्तियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। प्रोविडेंस एक दुखद कौशल जैसा लगता था, क्योंकि अगर इसने युद्ध में मदद नहीं की तो इसका कोई मतलब नहीं था। कई बार लोगों ने ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश की जिनमें ऐसी विशेषताएं थीं, लेकिन ह्युक को इसकी जरूरत नहीं थी। यह अजीब है। लोग बुजुर्गों के पास गए और उनसे अपना ज्ञान देने और अपने भाग्य को बदलने में मदद करने के लिए कहा। केवल प्रोविडेंस से भाग्य नहीं बदला जा सकता है, लेकिन आप अतिरिक्त से छुटकारा पा सकते हैं और फिर भाग्य एक अलग मार्ग का अनुसरण करेगा। मैं क्या कह सकता हूं? हारू के मुखौटे में उसकी विशेष विशेषता छाजिन के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। उसका उपहार युद्ध दूरदर्शिता में था और वह मुखौटे के साथ अब इतनी बेकार यात्री नहीं लग रही थी। ह्युक ने लड़की को गले लगाया और उसकी ओर से ऐसे गर्मजोशी भरे शब्दों के लिए धन्यवाद दिया। क्या आप इससे चौंक गईं? यू ने उससे कहा कि वह अच्छी है। नहीं, वह सबसे अच्छी थी। तलवार तारा, धनुष तारा, महान चोर, दिव्य भाला। अब वॉकर के रास्ते में इतनी दुर्गम शक्तियां नहीं थीं। दानव ने एक तस्वीर खींची और 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने जोड़े को देखकर अपने होंठ काटे। हाँ, इस बॉल ने मुझे परेशान कर दिया, और ह्युक ने उसे जाने के लिए कहकर भेज दिया। उसने हारू से माफी मांगी, लेकिन उसने केवल ह्युक को मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। इस मुखौटे के बदौलत वह लड़की को उसकी बदला लेने की योजना को पूरा करने में मदद कर पाएगा। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी और उसे विश्वास था कि सब कुछ उनके लिए ठीक हो जाएगा। वल्कन ने सनटे को ढूंढ लिया और उसे चुप करा दिया ताकि वह चिल्लाए नहीं और ध्यान आकर्षित न करे। वह गुस्सा था कि ह्युक इतनी देर तक गायब रहा, क्योंकि उसे उस आदमी को मारने की प्यास थी और वह मुश्किल से खुद को रोक पाया था। और यहां 2 लोग आए, एक लड़का और एक लड़की, जिनका वल्कन इंतजार कर रहा था। यदि पेलिन परिवार के संरक्षण में आने वाले गिल्डों को नष्ट करना संभव है, तो बेल का मिशन पूरा हो जाएगा। अब अगले तल पर जाने और टॉवर पर विजय प्राप्त करने का समय था। इस बीच दूसरी मंजिल के सुरक्षित क्षेत्र में पहले से ही 2 या 3 अजनबियों के बारे में अफवाहें फैलनी शुरू हो गई थीं, जिन्होंने लहर को रोकने में कामयाबी हासिल की थी।
जैसे ही भीड़ जोर से चर्चा कर रही थी, एक तिकड़ी उनकी ओर बढ़ने लगी। ह्यूक एक गोब्लिन मास्क पहने हुए आगे चल रहा था। हारू और वल्कन भीड़ से थोड़ा पीछे तुरंत सवालों के साथ तिकड़ी की ओर दौड़े, उन्हें सांस लेने का मौका नहीं दिया। उसने अपना नाम नहीं बताया और केवल इतना जवाब दिया कि उसका नाम फैंटम मास्क है। भीड़ सामने खड़े व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। भीड़ में से एक ने सुझाव दिया कि मास्क टॉवर में आने से पहले एक अपराधी था। खैर, छोटे लोगों का ध्यान आकर्षित करने का विचार काम कर गया और अब हर कोई केवल उसी के बारे में बात कर रहा था। अब आगे बढ़ने का समय था और वल्कन इस तमाशबीन भीड़ से विचलित न होने बल्कि टॉवर के शीर्ष तक अपनी यात्रा जारी रखने के लिए सहमत हो गया। त्रिमूर्ति उतनी ही अचानक गायब हो गई जितनी अचानक वे प्रकट हुए थे। भीड़ को सोच में छोड़ दिया। त्रिमूर्ति सुरक्षित रूप से अगले तल पर चली गई और सिस्टम द्वारा एक नया कार्य जारी किया गया। अगले तल पर जाने के लिए 10 कोबोल्ड और 10 कोबोल्ड योद्धाओं को नष्ट करना आवश्यक था। वल्कन को आध्यात्मिक सैनिकों में सर्वश्रेष्ठ होने के नाते इस कार्य को करने दें। वल्कन युद्ध का अनुमान लगाते हुए खुशी से कार्य शुरू करने के लिए सहमत हो गया। ह्यूक ने केवल लड़की को अनुभव प्राप्त करने और खुद को प्रशिक्षित करने के लिए अपने साथ ले जाने के लिए कहा। हारू हैरान थी लेकिन वल्कन के साथ जाने के लिए सहमत हो गई। जबकि वे दोनों कार्य में व्यस्त हैं, ह्यूक राक्षसी शक्ति का उपयोग करने में व्यस्त रहेगा। अब इस शक्ति का परीक्षण करने का समय है, जो शक्तिशाली जातियों में से एक की थी। राक्षसी ऊर्जा का चेहरा बनाना संभव था और अब इसे आत्मा के साथ एकजुट करने का समय था। यह उस शक्ति का परीक्षण करने का समय है जो एक शक्तिशाली जाति से संबंधित है। राक्षसी ऊर्जा का चेहरा बनाना संभव था और अब उसे आत्मा के साथ एकजुट करने का समय था। हारू ने उसे यह कहकर विचलित कर दिया कि झाड़ियों में कोई है। दरअसल वहां एक छोटा बोना छिपा हुआ था जो उसके फायदे का था। शिकार खुद हयाक के पास आया और उस पर राक्षसी शक्ति का परीक्षण करने का यह सही समय था। चलो कार्रवाई में आते हैं। बौना हमले को चकमा देता हुआ दिखाई दिया, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था। राक्षसी हमले के प्रभाव में बौना धीरे धीरे मरने लगा और हारू तुरंत नहीं समझ पाया कि क्यों। एक और सेकंड और बौना धुएं के बादल की तरह घुल गया और अब मौजूद नहीं था। और अब आत्मा शरीर छोड़ चुकी है, जो अभी हाल ही में जीवन से भरपूर था। अब इन दो संस्थाओं को एक में मिलाने और देखने का समय है कि इसका क्या परिणाम होता है। विलय के दौरान राक्षसी ऊर्जा की अधिकता के कारण आत्मा ढाने लगी। ऊर्जा घनत्व को कम करने के बाद उसने दो संस्थाओं के संलयन को जारी रखना शुरू कर दिया। संलयन सफल रहा और अब उसके सामने एक आध्यात्मिक नहीं बल्कि एक राक्षसी सैनिक प्रकट हुआ। लड़की खुश थी कि ह्यूग इस संलयन में सफल रहा था और वह खुश थी। चूंकि केवल राक्षसों के पास राक्षसी ऊर्जा थी, इसलिए किसी को नहीं पता था कि इसे नियंत्रित करना कितना आसान था। वल्कन उस समय पहुंचा जब सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था और वह राक्षसी शक्ति कौशल के भाग्य के साथ अपने वंशज से प्रसन्न था। राक्षसी आध्यात्मिक सैनिक कई मायनों में एक साधारण सैनिक की तुलना में अधिक मजबूत और शक्तिशाली था, लेकिन युद्ध में आत्मा को ऊर्जा से भरना इतना आसान नहीं होगा। वह वल्कन के बारे में लगभग भूल ही गया था और अब यह उसकी जिम्मेदारी है। आखिरकार वल्कन अधिक अनुभवी था और इसलिए इस मामले को आसानी से संभाल सकता था। आत्माओं को बुलाना और उन्हें नियंत्रित करना एक गुरु का मुख्य लाभ था, लेकिन यह लड़का क्या करने वाला था? चाओगेन ने वल्कन की आत्मा को राक्षसी ऊर्जा से भरने का फैसला किया, जिसे वल्कन ने ज्यादा पसंद नहीं किया। आत्मा को एक राक्षस की शक्ति देकर उसके अधीन सभी सैनिक तुरंत राक्षसी बन जाएंगे, और चूंकि स्वामी की आत्मा कई मायनों में बौने की आत्मा से अधिक मजबूत थी, इसलिए सारी ऊर्जा उसमें समाहित हो सकती थी। दर्द से चिल्लाते हुए वल्कन ने चाजिन को उसकी आत्मा के साथ जो कर रहा था उसके लिए उसे नष्ट करने का वादा किया। ह्यूक ने उस पल का इंतजार करने का वादा किया, लेकिन अभी के लिए उसे अपने छात्र का सामना करने के लिए अनुभव प्राप्त करने दे। स्वामी की आत्मा और राक्षसी शक्ति का संलयन पूरी तरह से सफल रहा और अब स्वामी के पास शक्ति और सामर्थ्य थी। अब सबसे अच्छा और सबसे मजबूत आध्यात्मिक सैनिक राक्षसी ऊर्जा वाला वल्कन माना जाता था। वल्कन क्रोधित था और ह्यूक को चेतावनी दी कि स्वामी अब छात्र से अधिक शक्तिशाली प्राणी है। वल्कन का गुस्सा ह्यूक को मजाकिया भी लग रहा था। अब ह्यूक से लड़ने के लिए एक योग्य स्तर का प्रतिद्वंद्वी है। वल्कन ने सैनिकों को बुलाने और ह्यूक को उनका राक्षसी रूप दिखाने का फैसला किया और उसने ह्यूक के लिए राक्षसी सैनिकों को बुलाना शुरू कर दिया। वल्कन ने प्रकट हुए सैनिकों को चाह जिन पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन जीत की उम्मीद करना मूर्खतापूर्ण था।
हयाक ने मुखौटे की शक्ति का इस्तेमाल किया और हमला उसके लिए डरावना नहीं था। मुखौटे के लिए धन्यवाद। सभी सैनिक जादू में लिपटे हुए थे और अपेक्षाकृत धीरे धीरे चले, जिससे हमला एक ही समय में हास्यास्पद लग रहा था। हारू ने भी इस विशेषता को देखा और बिना मुखौटे के इसका उपयोग कर सकती थी। बिना किसी देरी के ह्यूक ने सैनिकों को नष्ट कर दिया और हमला विफल कर दिया गया। एक और कदम और एक शक्तिशाली प्रहार ने वल्कन को जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह ह्यूक के प्रहार से कई मीटर दूर जा गिरा। उसने स्वामी को शांत रहने और आदेशों का पालन करने की सलाह दी। हारू यह पता लगाने के लिए दौड़ी कि बूढ़े आदमी के साथ सब ठीक है या नहीं। बूढ़े आदमी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह एक आत्मा थी, जिसका मतलब था कि उसे चोट लगने का कोई खतरा नहीं था। लेकिन फिर भी दर्द शारीरिक शरीर में महसूस हो रहा था, जो स्वामी के लिए अप्रिय था। लड़की हैरान थी कि छा जिन मुखौटे की शक्ति का उपयोग करने में कामयाब रहा। उसने केवल यह जवाब दिया कि जब उसने मुखौटे का उपयोग किया तो उसने सब कुछ धीमी गति में देखा। यह मुखौटे का उपयोग करने के कौशल की तुलना में एक दुष्प्रभाव अधिक था। दुष्प्रभाव कम अनुभव वाले शुरुआती लोगों में हो सकता है। यदि यह एक दुष्प्रभाव है तो मुखौटे का क्या मतलब था? यह द्वितीयक केवल इसलिए था क्योंकि दुश्मनों को धीमा करने के अलावा मुखौटे के मालिक को अपने अगले कदमों की युद्ध दूरदर्शिता भी दिखानी होती थी। ह्यूग गुस्से में था और उसने पूछा कि वह इसका उपयोग करना कैसे सीख सकता है, जिस पर हारू को जवाब नहीं पता था। वह बस जाती है और करती है, लेकिन कभी कभी दुष्प्रभाव होते हैं। प्रोविडेंस का लगातार उपयोग नहीं किया जा सकता है, अन्यथा किसी भी नौसिखिए को भयानक सिर दर्द और चक्कर आ सकते हैं। लेकिन हयाक इस कौशल को सक्रिय करने में विफल रहा और हारू इसके बारे में चिंतित हो गई। जाहिर है उसने मुखौटे की शक्ति को कम आंका था और उसके पास अभी भी बढ़ने की गुंजाइश थी। वल्कन इस बात से हैरान था कि सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु होने के नाते वह एक राक्षसी सैनिक बनने की स्थिति में आ गया था। वल्कन हैरान था कि सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु होने के बावजूद वह एक राक्षसी सैनिक बनने के बिंदु पर कैसे पहुंच गया था। हारू को बूढ़े आदमी पर थोड़ी दया भी आई और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। ह्यू के विपरीत वह बूढ़े आदमी के प्रति थोड़ी दयालु थी, जिसके लिए वह उसकी आभारी थी। लड़की इससे अवाक रह गई, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। उसने बताया कि अब काम पर लगने का समय है और ह्यू को और कोबोल्ड्स की जरूरत है। एक और की जरूरत थी, या लापता व्यक्ति वल्कन हो सकता था। और वल्कन को क्या करना चाहिए अगर स्वामी के आदेश का पालन न करे तो? खोज मिशन पूरा हो गया था और वल्कन ने मारे गए कोबोल्ड्स को स्वामी की सेवा करने के लिए बुलाया। तीसरी और चौथी मंजिलें वल्कन और उसके सैनिकों और हारू द्वारा साफ कर दी गई। पांचवी मंजिल हमारे तिकड़ी का इंतजार कर रही थी, लेकिन यहां पहले से ही कारनामों की अफवाहें फैल रही थी। पांचवी मंजिल पहले से ही जहरीली सुइयों वाले गोबलिनों का घर थी, जिससे गुजरना मुश्किल हो गया था, लेकिन ह्यूक के लिए नहीं। ये जंगल की गहराई में था, जहां ह्यूक और उसके साथी प्रकट हुए, और जब वह तैयारी में व्यस्त था तो गोबलिनों ने उस पर पीछे से हमला करना शुरू कर दिया। इस बार लड़की ने वॉकर की ओर उड़ रही सुइयों को आसानी से दूर कर दिया और फिर उसकी युद्ध दूरदर्शिता कौशल बिना ज्यादा प्रयास के तुरंत सक्रिय हो गया। गोबलिन भ्रमित था कि क्या हुआ था और उसकी सुइया आदमी तक क्यों नहीं पहुंची थी। उसी क्षण वल्कन के सैनिक का राक्षसी हाथ गोबलिन के सिर पर पड़ गया। उसने गोबलिन हारू को समय पर रोक दिया, नहीं तो ह्यूक घायल हो जाता। इस गोबलिन को न रोकना बल्कि नष्ट करना बेहतर होता, लेकिन ऐसा ही हुआ। लेकिन हारू के साथ कुछ समझ से परे हो रहा था और इसने वल्कन को सतर्क कर दिया। यह कुछ गड़बड़ थी और वल्कन इसे समझ नहीं पा रहा था। तभी ह्यूक, जिसने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, ने उन्हें पुकारा, लेकिन हारू समझ नहीं पाई कि क्या हुआ था और उसके हाथों में तलवार क्यों थी। अब राक्षसों की एक नई लहर बनाने का समय है, और न केवल उन्हें बुलाने का, क्योंकि पांचवी मंजिल पर अब कोबोल्ड्स के बजाय गोबलिन पैदा हो रहे थे। गोबलिन स्लेयर उपलब्धि प्राप्त करना संभव था, लेकिन जब चाहे राक्षसों पर हमला करना असंभव था, क्योंकि उनका स्वामी प्रकट हो सकता था, जो अच्छा संकेत नहीं था। हायुक का दानव स्वामी का शिकार करने का कोई इरादा नहीं था। वह लहर को मैन्युअल रूप से बनाना चाहता था। वल्कन और हारू ने उसे आश्चर्य से देखा, क्योंकि उन्होंने ऐसी किसी चीज के बारे में कभी सुना भी नहीं था। लेकिन किसी ने भी ऐसी किसी चीज के बारे में न तो सुना था और न ही जाना था। लेकिन ह्यू ने मंजिलों पर छापे के दौरान कुछ सीखा। बात यह थी कि छापे के दौरान चौथी और तीसरी मंजिल के बीच एक अंतर था, जो अजीब था, और तब उसे एहसास हुआ कि प्रत्येक क्षेत्र में बीच में एक राक्षस स्पॉन पॉइंट होता है, और यदि आप इस क्षेत्र में माना निर्देशित करते हैं तो लहर के दौरान की तरह राक्षस प्रकट होंगे, लेकिन वे मैन्युअल रूप से बनाए जाएंगे। लेकिन ह्यूक ने पहली बार ऐसा करने की कोशिश की है। उन्हें इस लहर के साथ अधिक सावधान रहना पड़ा,
क्योंकि 300वीं मंजिल के बाद 4 शक्तिशाली प्राणी भी राक्षसों पर काबू नहीं पा सकेंगे। यह एक अजीब पहेली थी। कौशल प्रकट हुआ, ज्ञान था, लेकिन इसे बिना तैयारी के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तैयारी के लिए आपको और लहरें बनाने और सुरक्षित क्षेत्र में अपनी विशेषताओं को मजबूत करने की आवश्यकता थी। हर कोई अचानक उत्तेजित हो गया और सोचा कि टॉवर के केंद्र में कहीं भूकंप आया है। लेकिन यह पहली मंजिल पर एक और लहर थी जो स्वयं ह्युक के कारण हुई थी, और यह लहर अब कोबोल्ड्स के साथ नहीं थी, बल्कि जहरीले तीरों वाले गोबलिनों के साथ थी। नए लोग लहर के बारे में हैरान थे, क्योंकि किसी भी चीज ने इसकी उपस्थिति का पूर्वाभास नहीं दिया था। भागते हुए नए लोगों में से एक सुई से टकरा गया और जमीन पर गिर गया। हिलने का मौका भी नहीं मिला। इस बीच गोबलिन जोड़े के पास आ रहे थे और उन पर फिर से हमला करने वाले थे, लेकिन उनका उद्धार पहले से ही पास था, जैसा कि अपेक्षित था। चूंकि ह्युक ने लहर बनाई थी, इसलिए वह यहाँ एक भूतिया मुखौटे के रूप में प्रकट हुआ। नए लोग बच गए और एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में चाजिन के उदय पर प्रसन्न हुए। यही वह था जो ह्युक को पहचाने जाने के लिए चाहिए था, जिसका अर्थ है कि वह उन्हें बचाएगा। अपने सैनिकों को बुलाकर उसने वेव गेट से निकलने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करने का आदेश दिया। वल्कन गुस्से में था, क्योंकि वे उसके सैनिक थे, लेकिन ह्यू ने और सैनिकों की मांग की। लेकिन यह क्या है? राक्षसी सैनिक जलने लगे, जैसे कि उन्हें आग से जलाया जा रहा हो। बस उन पर गोबलिन शमन द्वारा हमला किया गया था। उनके पास आध्यात्मिक सैनिकों पर हमला करने की शक्ति थी। आध्यात्मिक गोबलिनों का प्रकट होना तीनों के लिए अप्रत्याशित था, लेकिन इससे मामले का सार नहीं बदला। हमें उनसे छुटकारा पाना होगा, अन्यथा हमारे यात्री अपने सैनिकों को खो देंगे।